कैसी है? त्रिशंकु अवस्था में अटकी हुई है। समय गटकी अटकी है। हाँ समय फिर गटकी हुई है। त्रिशंकु से बोल रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अटकी बोलेगी, वो मजाक में नहीं करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोलो। चलो मैं लाइक, और किसी को कोई क्वेश्चन है? ये समझ आ गया, यानी कि त्रिशंकु संकट के समय जब सरकार नहीं बनी है तो उस समय राष्ट्रपति की पावर, राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा है कि कम है? सोच के बताओ। ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चुनी हुई सरकार एक राष्ट्रपति को जो आदेश दे रही है, आदेश कर रही है, जो रिक्वेस्ट कर रही है, वो राष्ट्रपति को मानना ही मानना पड़ रहा है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल बोलता है बाध्यकारी हो जाएगा? सुझाव है आर्टिकल 74 ना, बोलता है ना बाध्यकारी हो जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट है ही नहीं, जब सरकार है ही नहीं, समझ आ रहा है, तो ऐसे में जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर समझ रहा है ना, जो महज इसलिए है ताकि डे टू डे काम करवा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या ये राष्ट्रपति को ऑर्डर देगी कि यहीं बुला लो? नहीं दे पाएगी। इस केयर टेकर गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट केवल राष्ट्रपति को असिस्ट करने के लिए है, केवल उसकी सहायता करने के लिए है, केवल उसे सुझाव देने के लिए है। समझ आ रहा है? जब तक संसद में, सरकार ने, किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने अपना बहुमत साबित ना किया है, तब तक सरकार बनके आई नहीं है। और ऐसी सरकार, समझ आ रहा है, जो अभी आई ही नहीं है, उसकी जगह पर कार्य कौन कर रहा होगा? केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही होगी। क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट राष्ट्रपति को बाध्य कर सकती है किसी बड़े डिसीजन को लेने में? कभी नहीं कर सकती है। यानी कि राष्ट्रपति की स्वैच्छिक शक्तियां कब, भाई सुनो, जब सरकार बन जा रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ना अपने, जब सरकार बन गई तो वो बनी हुई सरकार, वो बना हुआ मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति पर दबाव डाल सकता है। मेरी बात सुने? लेकिन जब सरकार बनी ही नहीं हुई है, समझ आ रहा है, केवल एक केयर टेकर गवर्नमेंट वहां पर है। केयर टेकर गवर्नमेंट मतलब पुरानी जो सरकार थी उसी से रिक्वेस्ट कर दी गई है कि भैया, क्योंकि राष्ट्रपति अपना काम सारा नहीं कर पाएंगे, बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए आप उन्हें सहायता कर दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सामान्य तौर पर क्या है, जो पुरानी सरकार थी वो केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है। समझ आ रहा है? वो केयर टेकर गवर्नमेंट की भूमिका अदा कर रही है। वो भूमिका अदा करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि राष्ट्रपति को कभी अकेले नहीं छोड़ना है। मेरी बात समझ? इतना सारा काम है उसके ऊपर, वो कर पाएगा? राज्य की जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की जिम्मेदारी है? वेरी गुड, दोनों की जिम्मेदारी है। आदेश में आगे राष्ट्र नहीं बोल देना, दोनों की जिम्मेदारी बताया ना। तो क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी ज्यादा है, तो अकेले कर नहीं पाएगा। समझा? तो सरकार भले ही बंद हो जाए, सरकार भले ही खत्म हो जाए, भले ही दोबारा चुनाव हो रहा है, लेकिन फिर भी एक केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी। समझा है? क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को अकेला नहीं छोड़ना, वो हमारा गार्जियन है। राष्ट्र में हर एक कार्यपालिक शक्ति का स्रोत है, हर एक साइन, हर एक एक्शन, है ना, ये माना जा रहा है कि उसके द्वारा ही आ रहा है, भले ही उसके द्वारा डायरेक्टली ना आ रहा हो। क्या मेरा क्लियर है? तो ऐसे में राष्ट्रपति के सहायता के लिए हमेशा और हमेशा मंत्रिपरिषद का रहना जरूरी है। भले ही सरकार गिर चुकी हो, सरकार गिर चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही सकते, फिर भी जो पुराने मंत्रिपरिषद होंगे वो केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और लगातार राष्ट्रपति को सलाह दे रहे होंगे छोटी मोटी चीजों की। बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर सलाह नहीं हो रही होगी, छोटी मोटी चीजों पर सलाह हो रही होगी। समझ रहे हो ना? जैसे डे टू डे की जो चीजें हैं, जो दिन प्रतिदिन की चीजें हैं, समझ रहे हो ना, जो शासन व्यवस्था की चीजें हैं, उन पर वो सलाह देगी ताकि वो काम होता रहे, वो काम ना रुके। भाई नया चुनाव होगा, नई सरकार आएगी, शपथ ग्रहण होगा, बहुमत साबित होगा, ये सब होने में एक दो दिन लग जाएगा ना। तब तक तो देश छोड़ दे एकदम नहीं, देश के पास तो रोकने का काम है। समझ रहे हो ना? तो इसी वजह से एक केयर टेकर गवर्नमेंट याद रहेगा बात, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमने एक संक्रमणीय व्यवस्था खत्म की थी, तो इस संदर्भ में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ जी, हाँ तुम बताओ, अपना दिमाग लगाओ।
दिमाग लाइए कि बारिश की वजह से रख दिया है, घर पर रख दिया है, तो बता दूंगा तो फिर फोन में कैसे आएगा? फिर जो दिमाग ही छोड़ के आगे तो क्या बताओ? हाँ। विधानसभा भंग होने की बात नहीं कर रहा हूं, विधानसभा स्थगित या निलंबन की बात कर रहा हूं। जब विधानसभा निलंबित या स्थगित है तो क्या विधायक विधायक नहीं है कि है? सोच समझ के बोलो, है विधायक। तो क्योंकि विधायक है यानी कि पार्टिसिपेट कर सकता है। जब विधानसभा भंग हो जाती तो विधायक विधायक नहीं रहता, तब यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अरे बोला करो, कुछ नहीं समझ में आया? चलो ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? पक्का? किसी को दिक्कत नहीं है? बताओ क्या समस्या है किसी को? अगर कोई समस्या है बाई चांस तो वरना स्टार्ट करें। कल हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, बहुमत पढ़ रहे थे, लेकिन बहुमत मेरे ख्याल से आपको पहले की सेट पढ़ा दिए होंगे, है ना? मुझे पूरी उम्मीद है, पर आप मैंने से पढ़ लिए होंगे इसे, है ना? कल मैंने आपको थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया, इसीलिए हम उसे बहुत डीप नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास समय कम है। समय और फिर पूछा जाएगा कि इतना सब इतना। मैंने आपको 3 तरह के बहुमत भी बताए थे, है ना? मैं दोबारा एक आगे से बढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ कि मैं दोबारा बता रहा हूं, परेशान मत हो, ठीक है? एक तो बोर्ड के नाम में लिखा लाए, ये हो गया था ना? ये तो आसान है। सामान्य बहुमत आसान था ना? 50% कुल सांसद या प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित और मतदान देने वाले, या कुल उपस्थित और मतदान देने वाले ना, कुल ले लेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए सामान्य बहुमत से वो कानून पास किए जाते हैं जो कि बहुत अधिक प्रभाव न रखते हैं। मेरी बात सुनें, जिनके आने से बहुत अधिक चेंजेस ना आ जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके अलावा मैंने बता दें प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, या इसी चीज को अलग तरह से लिखते हैं पूर्ण बहुमत। मेरी बात सुन रहे? पूर्ण बहुमत यानी कि 50% किसका? कुल सांसद का। लेकिन इन कुल में से क्या माइनस करेंगे? रिक्तियां। कौन सी रिक्तियां? जो परलोक सुधार गए हो, जो पागल खाने चले गए हो, या जिन्होंने फ्रॉड कर दिया, समझा? या जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पा गई है। मेरी बात सुन रहे? अब सोच के बताओ, कठिन क्या है? सामान्य पाना या पूर्ण बहुमत पाना? पूर्ण बहुमत पाना कठिन है, क्योंकि ये जो नंबर आएगा बड़ा नंबर आएगा। इसमें केवल उन सांसदों को जोड़ा गया है जो कैसे हैं, जो वहां पर प्रेजेंट थे वोटिंग के टाइम पे, तो उनका 50% हासिल करना आसान है। अगर 400 सांसद उस लोकसभा को अटेंड कर रहे हैं, उस लोकसभा में उपस्थित है 4 सांसद, तो उसका 50% आ गया 200, आसान हो गया। लेकिन अगर 5 से 40 सांसदों की, 5 से 45 सांसदों की लोकसभा है, उसमें 15 रिक्तियां हैं या उनमें 40 रिक्तियां हैं, समझा? कुल मिलाकर 500 सांसद तो है ही ना। अब उन कुल 500 सांसदों का 50% यानी कितना आ जाएगा? 250, और ये पाना 200 से मुश्किल होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी वजह से प्रभावी बहुमत या पूर्ण बहुमत पाना मुश्किल होता है। इसके साथ ऐसे कानून लाए जाएंगे जो थोड़े से कठिन होंगे, जिन पर कोई दबाव हो सकता है, जिन पर कोई परेशानी हो सकती है, जिनका लगातार विरोध हो रहा हो। क्या मेरी बात क्लियर है? छोटे मोटे कानून, छोटे मोटे बदलाव इससे आ जाएंगे, लेकिन बड़े बदलाव इससे आएंगे। लेकिन कोई ऐसा बदलाव जैसे संविधान का संशोधन, या संविधान का ऐसा संशोधन जिससे संविधान के संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। मेरी बात समझ? कोई भी ऐसा बदलाव जो कि संविधान में तो कर रहे हैं,
मेरी बात सुन रही है, लेकिन उसका प्रभाव राज्यों में भी पड़ रहा है। भाई संविधान में बदलाव करके, संविधान में परिवर्तन करके क्या राज्य की सूची को छोटा कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये बदलाव कैसा है? क्या संघीय ढांचे को परेशान कर सकता है? कर सकता है। यानी ये बदलाव कठिन है, ऐसा बदलाव जो संसद अगर अपने मन से ले आएगी, कोई जीती हुई पार्टी अगर आसानी से ले आएगी, तो ऐसे में तो राज्यों की शक्तियां कम होती जाएंगी और संसद की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। समझ आ रहा है? सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा, केंद्रीकृत भाषा बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इससे बचने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इससे बचने के लिए व्यवस्था की गई है कि जो इस तरह के संवैधानिक संशोधन होंगे, है ना, उन्हें लाने के लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अब विशेष बहुमत भी 2-3 तरह का होता है, जिसके बारे में मेरे संविधान में लिखा हुआ। ठीक है, एक विशेष बहुमत 2/3 किसका? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का। समझ आ रहा है? उपस्थित और मतदान करने वाले। एक विशेष बहुमत 2/3 कुल सांसद का। क्या मेरी बात क्लियर है? और एक विशेष बहुमत क्या होता है? जिसमें 2/3 कुल सांसदों को भी लिया जाए और साथ ही साथ 50% यानी कितने राज्य, आज के समय में कितने राज्य भारत में? अरे 28 से 30 या 32 29 ना, 28 एक मिनट जरूर चुप, अरे एक मिनट जाओ। 28 राज्य है। अब 28 राज्य का 50% यानी कितना हुआ? 14 राज्य की विधानसभाओं में या संशोधन या प्रस्ताव सामान्य बहुमत, सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं? सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत के अंदर का प्रावधान है कि विधानसभा में यह प्रस्ताव सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से कौन सा वाला है? ये वाला, उससे पास। समझ पाए मेरी बात? में क्या बोला? हाँ, तो समझो, दोबारा समझो, क्योंकि और ऊपर कर लेगा। सुनो मेरी बात, ऊपर जाना सही रहता है। सुनो, ठीक है? 2/3 कुल सांसद, समझ आ रहे हैं? 2/3 कुल सांसद और प्लस जितने भी राज्य हैं उसका 50% राज्यों में से, यानी कि कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से यह प्रस्ताव सामान्य बहुमत द्वारा पास कर दिया जाए। समझ आ रहा है? तभी यह प्रस्ताव अमल में आएगा। अदरवाइज केवल देश की संसद ने 2/3 मत से ये पास कर दिया है। 2/3 कुल सांसद कितने हैं? अगर आप जोड़ जाओगे तो 545 या 543 और प्लस 245। मेरी बात समझ? अब निकालना कितने हैं? 2/3 इनका भी, 2/3 इनका भी, दोनों जगह से 2/3 निकालना पड़ेगा, जो कि अच्छा खासा नंबर रहेगा। इसे भी पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी किसके पास जाना पड़ेगा? राज्यों के पास, और उन विधानसभाओं से भी। समझ रहे हो? उन विधानसभा, जितनी विधानसभा है, 28 राज्यों से 28 विधानसभा है कर देगा। मेरी बात सुनो, उन विधानसभाओं में भी यही प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पास हो। क्या बात क्लियर है? ऐसा कोई भी संवैधानिक संशोधन जो कि संघवादी संरचना से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करता है, उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? राज्यों से। छुटकू का काम बिना छुटकू के अनुमति के यूज कर लोगे कि जब छोटू चाबी देगा तभी यूज करोगे, तभी यूज करेंगे ना। छोटू यानी क्या? राज्य। बढ़ती यानी कि कौन? केंद्र। अब इनमें बंटवारा हो चुका है संवादी स्ट्रक्चर पे, लेकिन तुम्हें कार की बड़ी जरूरत है, समझो, तो छुटकू भी आके मांगोगे, छुटकू है ना, हमें दे दो, हम भी तुम्हें कभी कुछ दे देंगे। अगर छुटकू एग्री कर गया, अगर राज्य 50% के ऊपर एग्री कर गए, तो वो शक्ति किसे दे देंगे? केंद्र को दे देंगे। मेरी बात सुन भाई, अगर राज्य एग्री नहीं कर रहा
तो संसद भले ही 2/3 कुल सांसदों से बिल पास कर दिया है, लेकिन वो बिल लागू नहीं होगा। क्या लग रहा है? अब इससे ज्यादा डीपर जाएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो रह जाएगा। अभी आप इतना समझ लो, बाकी कुछ ऐसा आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ जब तक मैं रहूंगा, यानी कि 2-3 घंटे। समझ आ रहा है? चलो, इतना क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि महाभियोग किस बहुमत से पास होना चाहिए? 2/3 कुल सांसदों वाले, यानी जितनी भी सांसदों की संख्या है उसमें से 2/3 सांसद माइनस क्या लेना पड़ेगा ऑटोमेटिकली? रिक्तियां। ठीक है, 2/3 कुल सांसद माइनस रिक्तियां अगर चाहेंगे तभी महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पास होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो महाभियोग कर रहे थे, कितना भाग देख लिया महाभियोग में? क्या क्या हो गया था? कुछ समझ पाए इसमें? ये 3 तरह का याद रहेगा। कुछ मैं तुम्हें बेसिक बताया, बहुत आसान कानून है तो सामान्य बहुमत है ना, कुछ कठिन है तो पूर्ण बहुमत, और जो ऐसे कानून है जिसमें संविधान के संशोधन की बात हो रही है उसके लिए विशेष बहुमत। उस संवैधानिक संशोधन वाले कानून में भी कोई ऐसा कानून है जिसे संघवादी स्ट्रक्चर, संघवादी संरचना खतरे में कर सकती है, जो कि मूल ढांचे का भाग है। समझ? तो फिर 2/3 को सांसदों का भी सपोर्ट चाहिए और राज्यों का भी सपोर्ट चाहिए, बिना राज्य के पूछे। अगर उसकी शक्ति ले लोगे, ये कैसे समझा है भाई? समझ रहे? राज्यों में पूछना पड़ेगा ना। अरे बोलो, राज्यों की परमिशन बिना उस उनकी खाने से खा लोगे? नहीं, राज्यों से पूछना पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, हालांकि ये सब लोगों का हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पढ़ाने में जाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम जाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा फिर भी टाइम होगा। अगर तुम लोग चाहते हो तो नोट करते चलो, जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है कि सामान्य कानून में क्या है, संवैधानिक भारत में क्या है ना? संवैधानिक संशोधन में 3 भाग बताया मैंने, उसमें क्या है? संवैधानिक संशोधन वाले में है ना, अगर संविधान का संशोधन करना है तो 2/3 सांसद लगेंगे, लेकिन संवैधानिक संशोधन वाले मामले में जहां पर संवैधानिक संरचना पर चैलेंज आ रहा है, संवैधानिक संरचना पर किसी तरह का क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वहां पर 2/3 सांसद प्लस राज्यों का, और कितने राज्यों का? 50% राज्यों का। हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया में निर्वाचन में दायित्व है ना। हाँ, जो भी वहां भाग जो नहीं लिए थे, यही बात है ना, जो भी मैं देखनी है। इसमें 2/3 कुल लिख दिया है ना, तो वो सांसद जो कि मनोनीत थे, जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, समझ, वो भी उसके हटाने में भाग ले सकते हैं। क्या मेरी बात करना आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उसके निर्वाचन में क्यों नहीं भाग लिया था? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किया जा रहा है। सम्मान, मैंने बोला वेरी गुड सलोनी, बहुत अच्छा करने, सलोनी ने बोला वेरी गुड टीचर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपस में बात हो गई, बस बात होते, ये तो गलत हो जाएगा ना। क्या मेरी बात क्लियर है? राष्ट्रपति ने 12 लोगों को अपॉइंट किया, मनोनयन किया, और वही 12 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, तो गलत हो जाएगा ये। मेरी बात सुनने समझ ना? हो सकता है ये लोग जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, वो समझे कि राष्ट्रपति ने मनोनयन किया था हमारा, हमें ये पद दिया है, इस पद के लिए हम अगली बार अगर वो चुनाव में खड़े होंगे तो हम उन्हीं को वोट करेंगे, उन पर ये दबाव हो सकता है। क्या बात क्लियर है? इसीलिए मनोनीत सदस्यों के ऊपर राष्ट्रपति निर्वाचन, समझो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य नहीं होते। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए इस बात को? एकदम समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट याद रखें तो चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपके मनोनीत सदस्य क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उनका मनोनयन खुद राष्ट्रपति ने किया होता है। क्या बात क्लियर है? अगर कोई राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया में जा रहा होगा
अगर कोई राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया में जा रहा होगा तो ऐसे मनोनीत सांसदों के ऊपर, राज्यसभा के सांसदों के ऊपर दबाव होगा कि वो उसी राष्ट्रपति को वोट दे जिन्होंने उसे वो पोस्ट दी है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ रहा, समझ गए ना? चलिए ठीक है, राज्यसभा सपोर्ट केस हो चुका है आप लोगों को। ठीक है, और हटाते क्यों है? संविधान का संशोधन, संविधान का उल्लंघन, संशोधन नहीं, संविधान का उल्लंघन। ठीक है, संविधान की उल्लंघना, लेकिन संविधान की उल्लंघना परिभाषित कैसे है? हाँ, संविधान की उल्लंघना, संविधान का उल्लंघन असल में कहीं और से परिभाषित ही नहीं है। अंततः या डिसीजन, अंततः या निर्णय कौन ले रहा है? संसद ले रही है। क्या मुद्दा क्लियर है? ठीक है, ठीक है। और इसके नाम मिल जाएगा कि 4 दिन का नोटिस दिया जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटिस क्या देते हैं इनको? महाभियोग का प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के ऊपर आ रहा है तो सपोज यह महाभियोग प्रस्ताव अंतिम लाइन तक आते लोगों को क्या लिखी रहते? इसके बाद में क्या कहती है? इस चीज को कभी परिभाषित कर दिया, इसकी परिभाषा कहीं नहीं है। देखा खाते से बताया तो ये भी लिखा करो, कोई भी नोट बनवाया नहीं लिखो, अपने बना भूल जाओगे तुरंत 3-4 महीने या 6 महीने में। महाभियोग प्रस्ताव है, महाभियोग प्रस्ताव कहां से आएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा में या राज्यसभा में? दोनों में, किसी एक में, किसी भी एक। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी आगे होगा। बात तो है ये प्रस्ताव यहाँ पर लाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और जब ये प्रस्ताव पहली बार आया है, जब ये प्रस्ताव पहली बार आया है लोकसभा और राज्यसभा में, समझ आ रहे? उस समय इसे न्यूनतम 1/4 सांसदों का सपोर्ट मिलना चाहिए। समझ आ रहे? 25% सांसदों का सपोर्ट समर्थन मिलना चाहिए, तभी इसे लोकसभा के टेबल पे उतारा जाएगा, तभी इस पर वोटिंग होगी। जब इतने सांसद प्रतिक्रिया कहेंगे कि हाँ हमें भी लगता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस बात को लिखना नहीं है कहीं पर, वहां पर लिखो कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं जब भी आ सकता है ना, किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो कम से कम 25% सांसदों द्वारा सपोर्ट यानी कि समर्थित होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर 25% सांसदों का भी समर्थन उसे नहीं मिलेगा तो ऐसा बिल लोकसभा या राज्यसभा या कहीं पर भी उतारा नहीं जाएगा। और बिल नहीं है ये तरह का क्या है? ये बिल नहीं है सर, बिल तो क्या है? विधेयक नहीं बोलेंगे इसे, समझो ना? ये पूरे मोशन है, कोई प्रस्ताव है। क्या नंबर क्लियर है? क्या नंबर सुनने आ गए? ठीक है, तो यार इसमें एक बड़े 4 सांसद वगैरह सपोर्टेड होना चाहिए, तभी पाया जाएगा। उसके बाद उस पर गहन चर्चा होगी, देखा जाएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ कौन से एविडेंस है, कौन से सबूत है ना? और उसके बाद संरक्षित, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वोटिंग होगी। इस वोटिंग में विशेष बहुमत यानी कि 2/3 सांसद प्रेजेंट या वोटिंग या कोई सांसद 2/3 कोई सांसद, अब 2/3 कोई सांसद चाहिए। ऐसे में क्या होगा? आसान है कि कठिन है? कठिन है। अगर प्रेजेंट और वोटिंग का चाहिए होता है भाई इतने बच्चे इसका 2/3 चाहिए, यह आसान हो सकता है, लेकिन कोई बच्चे जिसके रजिस्टर्ड है यहाँ पर उनका 2/3 बड़ी संख्या आएगी ना? क्या नंबर क्लियर है? कि यानी कि बड़ी संख्या की डिमांड है, यानी कि इस प्रोसेस को आसान नहीं बनाया गया है, कठिन बनाया गया। कठिन है रिमूव करना प्रेसिडेंट को। क्या नंबर सुनना आ गई? ठीक है, तो 2/3 कोई सांसद है ना का समर्थन चाहिए ऐसे प्रस्ताव को। एक बार ये किसी एक सदन में पास होगा, उसके बाद देखो क्या होगा। अब ये राज्यसभा में लाया जाएगा। अभी तक राष्ट्रपति को सूचना जा चुकी है, ठीक है, यहां पर उसके 14 दिन बाद कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। राष्ट्रपति के पास पुनः समय था, पर्याप्त समय था,
किस चीज का फर्क है कि अगर उसको लगता है हमसे गलती नहीं है, समझा, तो अपने आप ही क्या दे दो, इस्तीफा दे दो। मेरी बात सुने, या अगर उसको लगता है इन्हें कोई गलत फहमी नहीं है तो अपने पक्ष में सबूत जोड़ना स्टार्ट कर दो। क्या बात क्लियर है? या इन लोगों से बात करें कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो एकदम सही आदमी हूँ, मैंने कोई संविधान का निर्णय नहीं किया हुआ है, आप गलत फहमी हो गई है। क्या बात क्लियर है? तो राष्ट्रपति के पास पर्याप्त समय होगा, समझ। फिर जब वो दूसरे प्रथम चरण से दूसरे चरण में आया, अब राष्ट्रपति के पास मौका दिया जाएगा कि वो अपने सबूतों को यहां पेश कर सके। दूसरी जो बॉडी है वो कोई नहीं हो सकती, लोकसभा पहली बार इसी में आया है। जो भी इन दोनों में से दूसरी बॉडी होगी वहां पर राष्ट्रपति अपनी पक्ष की बात रखेगा। समझ आ रहे? मैंने केवल तुमने इल्जाम लगा दिया कह दिया, राष्ट्रपति भी बोलेगा तो देखो हमने ऐसा नहीं किया है, हमारे पास ये सबूत है, हमने ऐसा नहीं किया, आपकी जांच गलत है। और दूसरी बॉडी का काम क्या है? दूसरी बॉडी का काम है, दूसरे सदन का काम है कि वो जांच करेगी। क्या बात क्लियर है? वो जांच करेगी कि राष्ट्रपति पर लगे ये आरोप सही है या गलत है। क्या बात क्लियर है? और क्योंकि सांसद लोग कोई जासूस तो होते नहीं है, तो हो सकता है ये काम किसी और बॉडी को दे दिया जाए, लेकिन वो कौन सी बॉडी को, किस इकाई को राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करने का काम देती है, या पता है इसका डिसीजन होगा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, किसी बन जा सकता है जिस पर विश्वास। कहां में बोल रहा है तो इसका डिसीजन होगा, यही तो बोल रहे हैं, खुद ही कर ले। समझ आ रहे? राज्यसभा या तो खुद ही राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगी। समझ लग रहा है? राष्ट्रपति को बोले कि आपने ये किया, आपने वो किया, राष्ट्रपति बोलेगा नहीं हमने ऐसा नहीं कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, हमारे पास क्यों कर दिया, तो सर सबूतों की सचिवों की जांच करगी। क्या बात क्लियर है? अगर राज्यसभा ये करने में खुद को सक्षम पाती है तो वो किसी को अपॉइंट कर सकती है, कोई और जांच इकाई बैठा सकती है, वो अपना एक काम किसी और को ट्रांसफर कर सकती है। क्या बात क्लियर है? अब इस जांच समिति का जो भी डिसीजन आएगा, समझ आ रहे, वो इन सांसदों पर, दूसरे सदन के सांसदों पर बाध्यकारी नहीं होगा। जांच समिति ने कहा कि राष्ट्रपति दोषी है, तो इसका मतलब यह कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा सदन राष्ट्रपति के दोष मान ले और उन पर महाभियोग को समझ लो ना प्रस्ताव को पास कर दे, जो कि यानी कि जांच समिति जो भी पाएगी है ना, वो डिसीजन अलग बात है। जांच समिति का काम कितना है कि वो जांच करेगी और देखेगी कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या क्लियर है? राष्ट्रसभा क्योंकि कई बार यह काम करने के लिए खुद को सक्षम करेगी, इसलिए किसी अन्य बॉडी को दे सकती है। क्या क्लियर है? इधर समझ आ गए? अब ये जो भी राज्यसभा की फाइंडिंग थी, जो भी राज्यसभा ने पाया और जो भी राष्ट्रपति ने अपने बचाव में कहा, उसकी समीक्षा दूसरे सदन में की जा रही है। पहले सदन में केवल पास हुआ था, दूसरे सदन में उसकी समीक्षा होगी। राष्ट्रपति को यहाँ मौका मिला है, यहाँ मौका नहीं मिला है, वो पहला सदन कोई भी हो सकता है, समझे? दूसरे सदन भी कोई समझ लो, पहला सदन कोई भी हो सकता है, दूसरे सदन भी कोई नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रपति दूसरे सदन में अपनी बेगुनाही को लड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुनना है, सबूत के साथ लड़ेगा, सब एविडेंस देगा, बातें बताएगा, जांच बॉडी जांच करके फैसला देगी। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इस फैसले के बाद भी दूसरे सदन के सारे सांसद या कुछ सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ वोट करें। क्या मेरी बात क्लियर है? इस जांच से ये जांच सांसदों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अगर जांच के बाद सांसदों को लगता है कि हाँ सच में राष्ट्रपति दोषी है, तो 2/3 सांसदों से पास कर देंगे। समझ? अगर लगे कि नहीं दोषी है तो पास नहीं करेंगे, ऐसा चलता जाए। तो बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? इस चीज पर ध्यान दो, वरना मिस कर जाओगे सर। समझ? ये चीज बता रहे किताब में लिखी नहीं है इतनी सारी डिटेल में, लेकिन एग्जाम में आती है। ठीक है? लिखो इसे, कितना लिखा? 12 सफल आठ में। कोई प्रश्न है? बताइए बताओ। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, गलत है। हाँ, इसी तरह की बातें से दूर रह रहे हैं।
हमने क्या बताया अभी, इसीलिए मैंने कहते पूरी क्लास करो। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि महाभियोग शब्द केवल और केवल दो जगह लिखा हुआ है, 56(1)(b) में और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। बाकी जगह प्रक्रिया समान हो सकती है, लेकिन संविधान के अनुसार हम इसे महाभियोग नहीं कहते। किताबों के अनुसार महाभियोग लिखा हुआ है, लेकिन यूपीएससी को महाभियोग नहीं मानता है, दोबारा बता दे रहा है। और किताब अपनी व्याख्या यूपीएससी के अनुसार चेंज करती है, यूपीएससी किताब के अनुसार नहीं चलती है। कौन बात समझ आ रहा है? ये सारी किताबें भरने में जाती है, यूपीएससी का कोई आंसर आता है तो यूपीएससी का पेपर आता है, अच्छा क्या आता है तो बताता है इसमें आंसर पूछा है और यूपीएससी ने आंसर शीट में पूछा निकाला है, तब चोरी छुप के नया सेमेस्टर निकाला जाएगा, उसमें एडिटिंग की जाएगी, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे कोई भी किताब हो। समझ कैलेंडर की इस तरह की मैं 10 एडिटिंग देख चुका हूँ भाई, कार्य दिख रहा है तुम लोग को, पेंट हो गया, पेंट करवाया, सब सफेद हो गए लिखते लिखते। समझ आ रहे? ऐसा होता है, ये चीज बहुत कॉमन चीज होता है। सारा दोबारा से पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ऑर्डर खुद ही नहीं पता है और ना ही पूरी तरह किसी टीचर को पता है। बहुत खुद ही वेरी क्लियर बोलता है, साफ साफ। समझ, चाहे विजन का हो चाहे राजीव का, तो दिल्ली से डब्ल्यू संस्था का टीचर है, जब यूपीएससी की आंसर शीट आती है और उसकी आंसर शीट किसी भी क्वेश्चन से मिलाई जाती है तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का आंसर मिलता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के गलत होते हैं। जो बड़े बड़े टीचर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का, पता नहीं कहां के, क्योंकि यूपीएससी में सोच रहा है तो जेएनयू की वो बात बदल, और फिर जो यूपीएससी गाइडेंस देगा समझे, उसके आधार पर किताब अपना पुराना लिखा हुआ निकालेंगी और नया फैसला मार्केट में लाएंगी, उससे उनकी भी भावना दुरुस्त होती है। तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आत्मा दोबारा दे जाए महाभियोग, क्या इसे लिखना भूल चुके थे सांसदों की बात कर रहे हैं, जब सीजीआई की बात कर रहे हैं या जब महान्यायवादी की बात कर रहे हैं, तभी वो स्पेलिंग आती भी हो गई समझ, लेकिन उन्होंने जो जानबूझ के शब्द क्यों नहीं लिखा। आप संविधान पढ़ते हुए आप पाओगे महाभियोग शब्द का इस्तेमाल न सीएजी में है न सीजीआई में है, न महान्यायवादी के हटाने में है न ही मुख्य न्यायाधीश के हटाने में। क्या कह रहे हैं इसमें भूल गए लिखने वाले राष्ट्रपति याद था नहीं, क्योंकि उन्हें बताने की कोशिश की। मेरी बात सुनाई कि राष्ट्रपति के हटाने को महाभियोग बोलेंगे, बाकी जबकि प्रक्रिया नहीं होती होगी, लेकिन उन प्रक्रियाओं में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। क्या इन बात सुनना है? दोबारा बोल रहा है, उन प्रक्रियाओं में बहुत थोड़ा सा अंतर होते हैं, जिसका एक अंतर मैं अभी दिखा दूं तुमने को। मुख्य न्यायाधीश के हटाने में ये जो पहली बॉडी है यही जांच एजेंसी हो जाएगी, समझ, जो पहली बॉडी बनेगी वही जांच एजेंसी बन जाएगी मुख्य न्यायाधीश हटाने में, दूसरी बॉडी के पास नहीं जाएगी, दूसरी बॉडी को केवल उसे पास करना होगा समझ। तो इसी प्रोसेस को महाभियोग बोलेंगे। अब बहुत सारी किताबों में महाभियोग करके छात्र हुए, क्या करें समझ, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? महाभियोग की प्रोसेस इस अभियोग की प्रोसेस है। महाभियोग कितने हैं? 1 से 3 है, एक है ना, दोनों को दो अभियोगों का अभियोग समझ आ गया। तो ये इकलौता है ये अपने आप में, इसमें इतनी प्रोसेस है। जजों वाले में मिलती की प्रोसेस है, महान्यायाधीश में मिलती की प्रोसेस है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये याद रखना बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो तो कमिंग बैक लिख लो, बात को लिखो। हेडिंग क्या डाला था कल कुछ, अरे कल वाला लास्ट में ये भी चुके थे महाभियोग कभी कहा किस जमाने में चल रही, एक दिन किसी चल रही हो। राष्ट्रपति महाभियोग चलाए जाने का कारण उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया राष्ट्रपति पर, ठीक है। आगे लिखोगे, देखो महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं और इसे चलाए जाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस, राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है।
नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक है, हाँ, जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, जिस दिन तक दूसरा सदन पूरा पास नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रपति बन गए। और जिस दिन ही और जिस पल ही दूसरे सदन ने पास कर दिया, उस पल ही उस राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलानी पड़ेगी। मैं दोबारा बोल दिया आपको, क्या राष्ट्रपति का वेट करेंगे उसमें साइन करने का? नहीं, राष्ट्रपति क्या अपने, है ना, अपने को हटाने वाले उसमें साइन करेगा? नहीं, बहाना बताएगा, तंग हो गया है, आज मंगल है, मान है, समझ आ रहे, बहाना बता देगा। क्या बात क्लियर? जिस पल दूसरे सदन में क्रॉस पास कर दिया इसे, समझ रहे हो ना, उस पल ही मान लिया जाएगा राष्ट्रपति पच्चीस हो चुका है। और दौड़ लोग किसके पास जाएंगे? दूसरे मिठाई बन रही है, कौन मिठाई बन रही है? तो राष्ट्रपति बन, समझ, हमारी बारी आ गई है। क्लियर हो गया? नोट करोगे, लिखो लिखो क्या लिखा है? कैबिनेट का पूरी नोटिस लिखिए, लिखो इस प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक में लाया जा सकता है, लाया सकता है। लेकिन यह प्रस्ताव तभी विचारित होगा, यानी इससे तभी विचार विमर्श होगा जब प्रथम सदन किसे देगा? लोकसभा या राज्यसभा? किसी को भी, ठीक है। जब प्रथम सदन, जहां पहली बार आ रहा है, जब प्रथम सदन में उसे न्यूनतम 25% सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा, 25% सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा। देखो, इसके बाद प्रथम सदन में विशेष बहुमत से प्रथम सदन में विशेष बहुमत में क्या हो गया? 2/3 कोई सांसद माइनस रुपया। लिख लो एक बात, विशेष बहुमत के बदल में किस विशेष बहुमत की बात हो रही है? 2/3 कोई सांसद माइनस रुपया, 2/3 कितना हो? 66%, ठीक है। विशेष बहुमत से पास होने के बाद इसे द्वितीय सदन भेजा जाएगा। यहां पर फर्स्ट सेकंड कोई सदन नहीं है, समझ रहे हैं? जहां पर हम पहले गए उसे सदन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, इसमें किसी तरह से कोई वैधता नहीं है, ठीक है। चलो, क्या बताया तुम लोगों ने? भेजा जाएगा, है ना? लिखो, द्वितीय सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा, और इस सदन में राष्ट्रपति को अपने पद की प्रतिरक्षा का अधिकार रहेगा। हमारे अपने पद को प्रतिरक्षित करेगा, डिफेंड करेगा कि नहीं हमने गलत नहीं किया, अपने पद की प्रतिरक्षा का अधिकार रहेगा। मेरी बात समझ? अब देखो,
द्वितीय सदन क्या कर रहा है? जांच कर रहा है। पहले सदन में क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था, समर्थित किया था। तो पहले सदन में विचार विमर्श हुआ है। पहले सदन में महाभियोग की प्रक्रिया असल में एक विधायी कार्य बनकर रह गई। लेकिन द्वितीय सदन में जहां डिस्कशन हो रहा है, जहां जांचें हो रही है, जहां बातचीत हो रही है, जहां राष्ट्रपति को मौका दिया जा रहा है कि वो भी अपनी बात रख सके, दूसरा सदन में ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार किस नेचर की हो गई? अर्ध न्यायिक शक्तियां मिल गई है एक तरह से। मेरी बात सुन रहे? कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोले क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक क्यों न्यायिक है? क्या कारण है? क्योंकि जांच कौन करता है? संसद काम है, जांच करना चाहते नहीं, लेकिन फिर भी कर रही है। मेरी बात सुन रहे? दूसरे सदन जांच कर रहा है, लेकिन उसका काम जांच करना नहीं है। यानी कि न्यायिक शक्तियों से नहीं गई है। वो केवल जांच नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति को मौका दे रहा है अपनी बात रखने का। समय यानी कि किससे भी शक्तियां मिल गई है? अर्ध न्यायिक शक्ति मिल गई। पूर्ण न्यायिक नहीं मिल रहे हैं समय, लेकिन अर्ध न्यायिक शक्तियां मिल गई है। ये दूसरे सदन की जो प्रोसेस है, ये अर्ध न्यायिक प्रोसेस है। क्या बात मेरे लिखो? द्वितीय सदन में जांच, द्वितीय सदन में जांच एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और दूसरा सदन इसे किसी अन्य सक्षम इकाई को भी हस्तांतरित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। दूसरा सदन इसे किसी अन्य सक्षम इकाई को हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है? ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरण, ठीक है, कर सकता है। देखो जांच के बाद यदि दूसरा सदन भी कुल सांसदों के 2/3 बहुमत से, कुल सांसदों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को पद से मुक्त मान लिया जाएगा। दूसरे सदन की या पहले सदन में ही है ना? क्या केवल वही सांसद राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट कर पाए हैं जिन्होंने उसके निर्वाचन में पार्टिसिपेट किया था? नहीं, निर्वाचन में मनोनीत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन महाभियोग में मनोनीत ने पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बात से लिखो, हालांकि निर्वाचन में मनोनीत सांसदों ने भाग नहीं लिया था, फिर भी हालांकि निर्वाचन में मनोनीत सांसदों ने भाग नहीं लिया था। नहीं, अरे फिर भी महाभियोग में मनोनीत सांसद भी भाग ले सकते हैं, महाभियोग में ले सकते हैं। समय मनोनीत सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में कभी भाग नहीं ले सकते। हाँ,
क्योंकि नियुक्त उन्होंने किया, राष्ट्रपति ने किया है ना, तो एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स हो जाएगा कि आपने हमें नियुक्त किया, हमने आपको नियुक्त किया। समझ इसलिए समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इधर समझ गए पक्का। चलो ठीक है, कितने कितने राष्ट्रपतियों को हमने महाभियोग से हटा दिया है? एक दिन, बस शाबाश, अपनी बात निकलेंगे है ना। देखो आज तक भारत में महाभियोग, आज तक भारत में महाभियोग सफल नहीं हुआ, सही बात है, लेकिन हम उसे महाभियोग नहीं करते ना, मैंने बताया भी वो प्रोसेस नहीं थी, लेकिन उसे महाभियोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, लिखोगे आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं हटाया गया है। किसी को कोई समस्या है तो बताओ, लिखो अनुच्छेद 61 में, आगे लिखो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में है ना, या अनुच्छेद 61 के अनुसार मैं तो ऐसे काटते के अनुसार आराम से बन जाएगा, तो मुझे बनाते हैं इतना आसान से चेंज करवाता हूँ के अनुसार, इतना लड़कियां नहीं बनाती है, लेने का लोगों है ना, हम सफर टकरा दिया। तो अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि द्वितीय सदन में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन का जिम्मेदार मान भी लिया गया, जिम्मेदार मान भी लिया गया, तो भी सांसदों के ऊपर वाह क्या रूट, तो भी सांसदों के ऊपर उसे हटाने की दुनिया भर की जिम्मेदारी लेके चल रही है ना, उसे हटाने की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं। चल हट गया, उसका मतलब उसके जितने भी डिसीजन लिए थे सब गलत किए होंगे, तो क्या डिसीजन हो जाएंगे? कोई राष्ट्रपति अगर हट गया तो उसको मैंने नियुक्ति पत्र भी दिया होगा शायद, अब उसको महाभियोग चल गया है, अब तुम्हें हटा दिया तुम्हारे पद से, नहीं हटाया जाएगा। समझ कौन? हाँ हाँ, अपनी गलती लेगा। ये थोड़ा बोलते, ये कोई नहीं बोलता, ये नहीं बोलते नैतिक जमाना नहीं है, अनैतिक जमाना है। सुना, दूसरे की थाली पे खा जाए देना हमारा है। ठीक है, कितने सीधे बच्चे आ गए क्लास में, अनैतिकता सीधे तुम लोग कैसे सर्वाइव करोगे समाज में कि नहीं? चलो हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कितना हो गया? बाजरा की बात लिखवा दी, किसमें लिखी है, कौन सा लिखे गई है? एक सेट में एक बार पहले इनसे बताओ क्या नहीं आ रहा इसमें, मेरी खास सारी चीजें हो गई है। ये बता दो जल्दी से, क्या प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया था क्या उसे गैर मान्य में बदल दिया गया? माना जाएगा तो बोले कि ऐसे प्रेसिडेंट या ऐसे राष्ट्रपति द्वारा लिए गए डिसीजन को गैर मान्य नहीं माना जाएगा, अमान्य नहीं माना जाएगा, के द्वारा लिए गए निर्णय को अमान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन निर्णय को अमान्य नहीं माना, जिसने इसे फाइन किया होगा है ना, उसे गलत नहीं मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति को बताया गया ना, लेकिन राष्ट्रपति अकेले बोल सकता है, सिर्फ राष्ट्रपति तो अपना सारा काम किसके कहने पर कर रहा था, तो राष्ट्रपति क्यों हटा रहे हो, फिर मंत्री क्यों हटा रहे हो?
कि महाभियोग उससे चल रहा है बेचारे पर। समझा रहे सलोनी जी? अरे सुनो, समझा, हमने किसी को एक चाटा मारा तो किसने मारा? हमारे हाथ में मारा या हमारे दिमाग में मारा? दिमाग का कहाँ मारता है? हाथ में मारा है। दिमाग में ऑर्डर दिया ना, तो दिमाग कौन है राष्ट्रपति का? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का काम बताया है, क्योंकि ये संवैधानिक उल्लंघन केवल तभी से किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने अपनी निजी क्षमता में कोई इस तरह का काम किया है, ना कि मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कान में समझ रहे हो? पहले ऐसे पेन डाले, ऐसे सही करने काम। मैं क्या बोल रहा हूँ? राष्ट्रपति ने जो काम मंत्री परिषद की सलाह पर किया है उसके लिए कुछ ना दोगे? अरे भाई समझ रहे हो? हमने प्रधानमंत्री कहने पर कोई काम कर दिया और उसके रंग संविधान का उल्लंघन हो गया तो हम क्या जिम्मेदार हो गए? मेरी बात सुन रहे? समझा रहे? हाँ, अगर वो निजी योग्यता में, समझ रहे हो ना, अपनी निजी क्षमता में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, समझ, किसी को क्या दुश्मन गोली मार दी, क्या उनका क्लियर? कोई मंत्री नहीं देखा जा रहा है, ठीक है? क्या उनका क्लियर? अपनी निजी क्षमता में कोई काम कर दिया, अब बताओ। अच्छा, अगर राष्ट्रपति ने कोई क्राइम कर दिया या राज्यपाल ने, तो क्या पुलिस आएगी? पकड़ जाएगी। वेरी गुड। राष्ट्रपति अगर कोई क्राइम कर भी देता है, समझ रहे हो ना, तो उससे अरेस्ट नहीं किया जाता। मेरी बात सुन रहे? यानी अगर क्राइम करना है, यानी अगर क्राइम करना है सरोनी, तो क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति। समझा है? तो उस पर ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना? बता दे रहा कैसे? महाभियोग चलेगा, उससे उसका पद छीन लिया जाएगा और वही पद के जैसे निकलेंगे फिर बाहर पुलिस रेड करेगी, पकड़ ले जाएगी। क्या बात क्लियर है? लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति बनाया गया है, समय पुलिस के सामने कैसे गुजर गया था, पुलिस के सामने ढुकिया डोर को मार दिया। मेरी बात सुन रहे? लेकिन उसे पुलिस नहीं छू सकती। समझा रहे? ना राष्ट्रपति को नहीं, ना राष्ट्रपति को नहीं गवर्नर को। समझा रहे? चलो इस बात को लिख लेना कि राष्ट्रपति पर किसी जगह क्रिमिनल चार्ज, राष्ट्रपति का लॉयर पर लिखना जरूरी है, लिखो वकील है, लिखो राष्ट्रपति पर किसी तरह का क्रिमिनल चार्ज। हाँ बताओ। नहीं मतलब नहीं क्या करिए? हम नहीं समझे क्या करेंगे? राष्ट्रपति ने किसी की पार्टी का माफ कर दी, वो आदमी किसी और को मार देता है, वही आदमी ना। सुनो, अरे राष्ट्रपति को लेकर इतना नीचा सही है इतना भाई, इतना बेकार आदमी समझ लिया, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे आदमी होता है राष्ट्रपति। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि देखो वो जब भी ऐसी सजा होगी तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। राष्ट्रपति ने सजा उसकी छोड़ी थी। मेरी बात में राष्ट्रपति ने उसकी सुनवाई नहीं की है, समझो? इसका मतलब ये नहीं हो गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से डरा है। इसका मतलब बस ये है कि राष्ट्रपति के मन में एक सॉफ्ट कोना है, समझो ना, एक मुलायम कोना है, मुलायम, ठीक है, दिल का मुलायम आदमी है वो, तो ऐसे में वो माफी कर सकता है। क्या मेरी बात है? उसके बाद अगर वो व्यक्ति कुछ कर रहे हैं तो उससे आगे की सजा मिलेगी, राष्ट्रपति का कोई महाभियोग नहीं चलेगा इस वजह से। क्या मेरी बात है? और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति अगर किसी को ऐसा कर भी रहा है, कुछ भी छोड़ रहा है, तो मंत्री परिषद की सलाह पे करेगा, समझ रहे हो? राष्ट्रपति इस तरह के सारे डिसीजन किसको लेगा? कौन देगा राष्ट्रपति को? मंत्री परिषद। क्या है? आप लोग सुनते नहीं हो, अभी बताऊंगा। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, ठीक है? कैबिनेट मिनिस्टर का नाम नहीं था, मंत्री परिषद का नहीं था, आंसर चेक करेंगे, ठीक है? कैबिनेट मिनिस्टर पहले होते थे लेकिन नाम नहीं था, ठीक है? तो जब एक बार इमरजेंसी लग गई
उसके बाद पर संवैधानिक संशोधन हुआ, उसमें कैबिनेट वर्ग को दे दिया गया कि इमरजेंसी लगाने से पहले कैबिनेट मिनिस्टर को लिखकर देना पड़ेगा। तो वो केवल एक जगह है आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में बता बहुत चीजें दिया है, लेकिन कहीं वो इसलिए करने लगे नहीं, इसलिए भूल जाएगा, एक्टिविटी में आना बंद हो जाएगा। समय इसलिए नोट किया करे कि कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, कैबिनेट शब्द पहले कभी नहीं था, शुरुआत नहीं था, है ना। 44वें संविधान संशोधन से इसे संविधान में जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। समझ आ रहा है क्यों जोड़ा गया, क्या कारण था, मुझे बताओ। क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कैबिनेट मंत्रियों को लिखित में लेना पड़ेगा कि वो कहते हैं आपातकाल लग जाए, तब जाके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहने का आपातकाल लगा देगा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 352 अनुच्छेद संख्या 352 में कैबिनेट ले लेता हूं, पहले नहीं था। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। रिक्तियों में देखिए 62 में क्या दिया गया, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में उसकी रिक्तियों के कारण दिए हुए हैं। अब भाई मृत्यु किसी की हो जाएगी तो जरूरत पड़ेगी, नहीं बना रहेगा है, मैं तुम्हें को रास्ते आज से बात नहीं जाने देंगे, आज को नहीं आएंगे, अभी बड़ा हो जाएगा। भाई मृत्यु को जाने देना पड़ेगा, इस्तीफा दे रहा है, उसके स्वास्थ्य कारण है, घर भी कुछ कारण है ना, मानना पड़ेगा। इसके अलावा महाभियोग चलेगा तो मानना पड़ सकता है। इसके अलावा अन्य में क्या हो सकता है, अभी तक डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर दिवालिया अगर हो जाए, अगर राष्ट्रपति किसी भी तरह से दिवालिया घोषित हो जाए, तो फिर बहुत अगर लोन लिया और ये लोन वापस नहीं कर पाया, तो भी ऐसे में है ना तदरिक्त हो सकता है, लेकिन इसके अपने क्लॉज है, ऐसे में नहीं हो जाएगा। मेरी बात, राष्ट्रपति को हम बार बार हटाने की कोशिश नहीं करते, इससे वैसे भी नाम मात्र फर्क है समय, और उसकी प्रोसेस देखा अभी आपने, उसे हटा के देंगे फिर इसे कैलकुलेट करेंगे उसको। मेरी बात सुन रहे, दो क्लास चली जाएगी तो मुश्किल होगा। चलो इतना क्लियर हो गया। तो नोट किया किसने दिया, अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर रिक्तियों के कारण कॉमा मृत्यु कॉमा इस्तीफा और कॉमा महाभियोग दिए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। देखो हमारे पास समय कम है, खत्म भी करना है। ठीक है, और समय का कल मेरी लास्ट क्लास होगी, आज मेरी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद में बताया होगा जब भी मौका मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपको जो डाउट है अभी जल्दी से क्लियर हो जाएगा, और समय का कल मेरी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नंबर दे चुका हूँ, आप उस पर मैसेज करके आप उसको टेक्स्ट में दे, झूठ बोलिए बाहर कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, इतना अच्छा किराया का सूट लेकर फोटो खिंचवाया, देखिए नहीं हम नहीं आएंगे। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है बाहर बोर्ड लगा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े आराम से कोई भी डाउट सुनना सामने गेट के सामने, ठीक है, पूछ सकते हो, या ये नंबर मैं ऐसे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हाँ क्वेश्चन कभी पूछे तो आप समझ लेना अच्छे से, मेरा दिमाग चलो। ठीक है, ये सब हो चुका है, मेरा नहीं हुआ है। अनुच्छेद 53 नियुक्ति है ना। अच्छा, नियुक्ति किसी भी है तो उसमें कार्यपालक शक्तियों में नियुक्ति किसी का है, अनुच्छेद 53 में लिखा है नियुक्ति किसकी करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, केवल प्रधानमंत्री की करेगा, क्या सारे मंत्रियों की करेगा। समझ आ रहे, पूरे के पूरे मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद बना कौन रहा है, राष्ट्रपति, किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के सुझाव पर। प्रधानमंत्री जब बहुमत साबित कर लेगा तो प्रोसेस क्या होती है, प्रधानमंत्री पहले बोलेगा भैया हम प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, हम अपना बहुमत साबित करेंगे, तो राष्ट्रपति कहेगा ऐसा है, कल के प्रेसिडेंट बुला लो लोकसभा अपना बहुमत साबित करो, तो प्रधानमंत्री भी खड़े होंगे, कितने लोग मेरे पक्ष में वोट करना चाहते हैं, लोग बोलेंगे काउंट हो जाएगा। मेरी बात सुनो, अगर 50% से अधिक लोग हैं तो उसे प्रधानमंत्री मान लिया जाएगा। अब जब मैं एकदम जल्दी से समय भागा मौका नहीं मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री बन गए, अब इन्हें प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। अब ये प्रधानमंत्री पूरी तरह से बन चुकी है, क्या क्लियर है। तो अब प्रधानमंत्री का पहला काम क्या होगा, मंत्रिपरिषद को बैठे, पहला काम यही है, जैसे शपथ ग्रहण लिए तुरंत ही बताएंगे अब इन्हें मंत्री बनाओ।
समझो, अब इन्हें मंत्री बनाओ, इन्हें मंत्री बनाओ। तो इस तरह से प्रधानमंत्री डिफरेंट मंत्रियों को, डिफरेंट अपने साथियों को मंत्री बनाएगा। क्या बात क्लियर है? उसकी भी शपथ ग्रहण कौन करवा रहा होगा? राष्ट्रपति। उन्हें भी नीति तंत्र कौन देगा? राष्ट्रपति। क्यों दे रहा होगा? क्योंकि मंत्रिपरिषद तक आसीन या मंत्री पद तक आसीन व्यक्ति एक कैसा आदमी है? कार्यपालिक या विधायी? उसके पास कैसी शक्ति है मंत्री पद वाले आदमी के पास? कार्यपालिक या विधायी? कार्यपालिका का सदस्य है या विधायिका का सदस्य है तो दोनों का। लेकिन अभी क्या बन रहा है? कार्यपालिका सदस्य बन रहा है। जब मंत्री बन रहे तो कार्यपालिका सदस्य बन रहा है। तो कार्यपालिक शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन है? राष्ट्रपति। समझे? तो इसी वजह से मंत्री का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा होगा? राष्ट्रपति। समझे आगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कार्यपालिक शक्तियों का अंतिम स्रोत राष्ट्रपति है, इसलिए मंत्रियों का भी अपॉइंटमेंट, नियुक्तियां कौन कर रहा होगा? राष्ट्रपति। किसके रिकमेंडेशन पर? प्रधानमंत्री के सलाह सुझाव पर। कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री सलाह दे रहेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर हो गया? ठीक है। अब मंत्री परिषद गठन हो गया। उसके बाद राज्यपाल, अगर किसी सरकार में किसी नेता को लगता है कि हाँ किसी राज्य में ये राज्यपाल अच्छे काम नहीं कर रहा है, उसका प्रयोग पूरा हो गया, तो मंत्रिपरिषद का लीडर यानी कौन? मंत्रिपरिषद का लीडर यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि हमारी मंत्रिपरिषद चाहती है कि ए आदमी जा रहा है राज्यपाल के पद पे, बी आदमी को अपॉइंट कर दे। क्या बात क्लियर है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए किसी राज्यपाल को नियुक्ति देगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी तरह से मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, पता है तुम्हें? मैंने क्या बताया? सामान्य तौर पर परंपरा का चली आ रही है कि वरिष्ठ है। मेरी बात सुन रहे? 1992-93 के बाद कुछ जगह केस हुए। फर्स्ट जगह केस, सेकंड जगह केस, थर्ड जगह केस, फोर्थ जगह केस। उसमें थर्ड जगह केस में फैसला निकला कि अगर किसी को सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो एक संस्था इसे रिकमेंड करेगी, सलाह करेगी, सुधार करेगी। उस संस्था को बोला गया कॉलेजियम। क्या बोला गया? कॉलेजियम। नोट करके चल रहा है ना? कॉलेजियम नाम की संस्था बनेगी, जगह का समूह बनेगा, जो बताएगा किसी हाई कोर्ट में किस जज की नियुक्ति होनी है, जो बताएगा इस हाई कोर्ट में इस जज का काम अच्छा है, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए आवेदन किया है, उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। जो बताएगा सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए? कौन ये सुझाव दे रहा है? कॉलेजियम दे रहा है। कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है? क्या कॉलेजियम प्रणाली सबके लिए एक ही होती है? नहीं। हाई कोर्ट के जज के लिए अलग कॉलेजियम होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अलग कॉलेजियम होगा। क्या बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? और नेक्स्ट सीजीआई के लिए, अगले प्रधान न्यायाधीश के लिए अलग कॉलेजियम होगा। क्या बात क्लियर है? इसमें सामान्य तौर पर कौन रहता है? जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो होते हैं। सामान्य तौर पर बता रहा है, अलग अलग कॉलेजियम होते हैं, दोबारा ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना? दो से तीन तरह के कॉलेजियम होते हैं, ठीक है? वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, याद रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय। जल्दी जल्दी नोट करो, बहुत ज्यादा करवाना है, ठीक है? जैसे मैंने बताया, मुख्य न्यायाधीश है ना, को भी किसने नियुक्त किया? राष्ट्रपति ने। किसके सलाह पर? कॉलेजियम की सलाह पर। कॉलेजियम के साथ किसकी सलाह लगी? प्रधानमंत्री की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को किसने अपॉइंट किया? राष्ट्रपति ने। किसकी सलाह पर? सीधे कॉलेजियम की सलाह पर। क्या बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्या बोलते हैं इसे? महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक क्या है? सारे अकाउंट की जांच कर सकता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों। समझ?
किसी के भी अकाउंट, जिसका अकाउंट इंडिया के अंदर है, किसी की भी जांच कर सकता है, इसमें कुछ गलत दिखता है। ठीक है, बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, इतनी पावरफुल पोस्ट होती है कि एक बार बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पे कह दिया कि जिस देश में कैग है, कैग की बॉडी है, उस देश में कभी भ्रष्टाचार हो ही नहीं पाएगा अगर ये बॉडी अच्छे से काम करे। क्या बात हुआ है? 2012 के बाद इस पद पर एक आदमी बैठ गया था, विनोद राय, एजेंट विनोद। और विनोद राय ने इतनी सारी रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट कि कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई, नीचे आ गई। अकेला आदमी पूरी सरकार पे भारी पड़ गया। इतनी रिपोर्ट निकाली, इतनी रिपोर्ट निकाली, इसमें भी घोटाला, उसमें भी घोटाला, उसमें भी घोटाला, उसमें भी घोटाला करके सारे घोटाले उसमें ले आया था। इतना पावरफुल पोस्ट है, लेकिन इसे अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के ही कहने पर, मंत्रिपरिषद के कहने पर। सामान्य तौर पर जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है, जब आयु बन जाए कभी तब शायद क्या बनता हो समझो, और उस पर कुछ उल्टा सीधा आरोप न लगाओ, चार्ज न लगाए। कैमरा क्लियर है? चलो, एकदम क्वेश्चन नहीं ले रहा, अभी से खत्म कर रहा है। उसमें नोट तो चल रहे, कुछ नोट नहीं कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो ना? एजीआई, एजीआई कौन है? कौन है? महान्यायवादी। क्या काम होता है? सरकार की ओर से मुकदमे को लड़ने का। सरकार की ओर से बहुत मुकदमे चल रहे हैं। कुल कितने मुकदमे हैं देश में? वकील साहब जी बताइए, कुल कितने मुकदमे हैं देश में? बहुत है जी, कितने? और बताइए जो अभी करीब करीब 5 से 6 करोड़ जितनी एक देश की जनसंख्या होती है, उतने हमारा मुकदमे। और इसमें सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर चल रहे हैं बताए? सरकार के ऊपर। किसी पार्टी के ऊपर थोड़ा चल रहा है, भारत सरकार के ऊपर चल रहा है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ मुकदमे किसी खिलाफ है? एक आदमी बेचारा सम्मान कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सम्मान केवल जो इंपॉर्टेंट मुकदमे होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं, कभी कभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका नेचर बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें सरकार हारने लगेगी, समय बजगी होने वाली होगी, नाक कट जाएगी, वहां ऐसे उतारेगी मैदान में। क्या बात क्लियर है? यह सरकारी आदमी नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सरकारी वकील नहीं है, ये सरकार का वकील है। क्या मतलब है? इसी बात को घुमा के रखते हैं, बताओ। ये आदमी लाभ के पद पे नहीं माना जाएगा, लेकिन तब तक तो बात है, इसलिए दोबारा कर रहा हूँ, लाभ का पद कहीं पर प्रकाशित है ही नहीं प्रॉपरली, समझा? कहीं पर प्रकाशित नहीं है, तो लाभ का पद जैसे चीजें अलग है। अभी उसे उसमें मत मर्ज करो, ये आपको नहीं लाभ का पद नहीं। जब सरकार इस बारे में कुछ बोलेगी, फैसले में बोला है तब बोल सकते हैं। ठीक है, कभी बात इस पर आओ जो पूछ रहा है महान्यायवादी, उसे अन्यायवादी ना करेंगे, महान्यायवादी। बताओ क्या पूछा गया? सरकारी वकील, सरकार के वकील निकले, यानी कि सरकार को भी एक प्राइवेट क्लाइंट की तरह केस ले रखा है। सरकार से सैलरी नहीं ले रहा है, सरकार से जो ले रहा है उसे बोलते हैं रिटेनर। क्या बोलते हैं? रिटेनर। मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है? सरकार इन्हें कुछ खर्चा दे रही है कि ये एक बदल बना रहे हैं, क्या सकते इस तरह से भी है। उसके अलावा रिटेनर मतलब उसे कोई सरकारी सुविधा वैसी नहीं मिलेगी कि जब ये हट गया तो इसे बहुत सारी सुविधाएं मिले, हर रिटायरमेंट बेनिफिट मिले, इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी, उसे कोई रिटेनर मिल रहा है। ये समझ एक प्राइवेट वकील है, उसे हायर कर लिया गया है सरकार द्वारा। इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा। अभी तो हम बस ये पढ़ रहे हैं कि किसकी युक्ति कौन कर रहा है ना, इसके बारे में अलग से आर्टिकल है ना, उसे पढ़ना पड़ेगा अलग से। चलो, इसके अलावा यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर यानी कि निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कौन?
कौन करता है अपॉइंट? बात नहीं करो एकदम, राष्ट्रपति करता है। फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमिश्नर यानी कि वित्त आयोग का चेयरपर्सन, वित्त आयोग की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर रहा है। इसके अलावा ये तो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इस तरह से इसकी एग्जीक्यूटिव शक्तियां अपॉइंटमेंट जो है नियुक्ति प्रतिदात्मक, कार्यपालिक शक्तियों में आ रहा है नियुक्ति देना। ठीक है, क्या राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां हैं? जल्दी से बताओ, क्या राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां हैं? सबसे बड़ी विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास क्या है? क्या है अनुच्छेद? अध्यादेश लगा। क्या होता है अध्यादेश? क्या होता है अध्यादेश? संसद में ला सकता है, संसद में नहीं ला सकते। अध्यादेश असल में राष्ट्रपति ला रहा है, लेकिन राष्ट्रपति को ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? संसद दे रही है, मंत्रिपरिषद देती है ना राष्ट्रपति को। सब बताओ, सब कहा है, सबको एक साथ में बोलो, बताओ। अलग अलग चीजें है ना, मंत्रिपरिषद अलग बॉडी है, संसद अलग बॉडी। बताओ, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, अध्यादेश होता क्या है? यदि संसद का कोई सदन नहीं चल रहा है, संसद में कौन सा सदन आपको लगता है कि रुक सकता है चलते चलते? राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, संसद। यही दिमाग रखो, अटेंशन बनाओ। बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहा हूँ, संसद बोल रहा हूँ। अब सोचो पहले, कौन सा सदन रुक सकता है चलते चलते? लोकसभा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों? क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, हमेशा चलने वाला सदन है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा रुक भी सकती है, निलंबित भी हो सकती है, भंग भी हो सकती है, यानी चलते चलते रुक सकती है। निलंबन और भंग अलग अलग चीजें हैं, इन्हें एक ही चीजें ना समझिएगा। निलंबन मतलब उत्खनन, यानी कोई समझ रहे गया, और भंग यानी कि खत्म हो चुका है, चुनाव से हो चुका है, अब नया चुनाव करवाना पड़ेगा। समझ? निलंबन उसने कर दिया की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चलो कंडक्ट। अब सुनो दीजिए, लोकसभा रुक सकती है, संसद में कोई बिल पास करना जरूरी है, लेकिन लोकसभा बैठी हुई है घर पे, लोकसभा के सांसदों की छुट्टी चल रही है, घूम रहे हैं गोवा, शिमला, मनाली, समझ रहे? तो ऐसे में कोई बिल कैसे आएगा? मुश्किल हो जाएगी ना, मेरी बात समझ? तो ऐसे बिल जब संसद में कोई भी एक मिनट ना चल रहा हो, ऐसे में किसी विधेयक को लाने के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। क्या बात सुनने आ गई? जब संसद में कोई भी एक सदन ना चल रहा हो, तब खत्म हो गया। तो लिखते रहो, भूल जाओगे रखना, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, जिनको तो याद नहीं है वो नोट करते रहे। जब संसद में कोई एक भी सदन ना चल रहा हो, कोई एक भी एक दिन में अंतर आता है, कोई भी एक सदन ना चल रहा हो, तब मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये मत नोट कर लेना, है ना? चलो, अरे देश के बारे में काफी कुछ पढ़ना है, लेकिन हम ऑफकोर्स आज खत्म करवाएंगे इससे, तब तक भी चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग का फंडामेंटल राइट हो चुका है ना? अध्यादेश कौन से आर्टिकल में दिया? पहली बार जब मैं पहली बार बोल दिया है तो इसका मतलब कुछ ट्रिक है, बताओ मुझे कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है अध्यादेश?
बताओ जिसे अनुच्छेद 13(3), ठीक है, जहां कानून की परिभाषा दी हुई है, लॉ की परिभाषा दी है, वहां पर अध्यादेश को भी कानून के अंदर माना गया। अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में कानून की परिभाषा दी हुई है, वहां पर अध्यादेश को भी कानून का हिस्सा माना गया। तो पहली बार अध्यादेश कहां मिलता है? 13(3) में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो याद रखना इस बात को, अध्यादेश पहली बार कहां मिलता है? अध्यादेश का पहली बार वर्णन अनुच्छेद 13(3), ठीक है। अब अध्यादेश में हम दोबारा आएंगे, ठीक है, अगर समय रहेगा तो। ठीक, पहले मुझे कंप्लीट करवा लो तुम लोगों को, देखो क्या क्या बाकी है तुम्हारा। 111 धन विधेयक के बारे में अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो 4:30 हो गए शायद तुम लोग को, 5 मिनट का ब्रेक दे रहे तुम लोग, चार्जिंग पे भी लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक है तुम्हारा। हाँ, अरे आप लोग, आपको लग रहा है बर्बाद करने की वजह नहीं, मुझे भी लग रहा है, लेकिन इसे चार्ज भी लगा दो और कुछ लोगों को ब्रेक चाहिए होगा 5 मिनट बाद, ज्यादा सहन शक्ति नहीं है लोग, है कि नहीं है सहन शक्ति? कोई डाउट है तो पूछ लो।